हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर नर्सिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैं इस चैनल के ऊपर साइकेट्रिक लूंगा, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम साइकेट्रिक के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। साइकेट्रिक में टोटल 15 यूनिट्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखी है। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। तो जैसे कोई भी हम सिलेबस पढ़ते हैं या फिर कोई भी क्लास पढ़ते हैं, तो हर क्लास की फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे? साइकेट्रिक का इंट्रोडक्शन। जैसे कि इसमें साइकेट्रिक का इवोल्यूशन, जो कि मतलब प्रीवियसली प्लूटो ने क्या कहा था, जैसे अदर साइकेट्रिस्ट ने जो जो इन्फॉर्मेशन साइकेट्रिक के लिए दी थी उसको हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में। और मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ेंगे, और मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है आपका मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट है, और आपका इसमें साइकेट्रिक टीम है और रोल ऑफ साइकेट्रिक हेल्थ नर्स, ये सारी चीजें इसमें आती है इंट्रोडक्शन में। सेकेंड यूनिट है हमारी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एज वी ऑल नो दैट बिफोर परफॉर्मिंग एनीथिंग वी मस्ट नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग दैट वर्क। इन सेम वे साइकेट्रिक में हम इसमें सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे कि साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के मतलब प्रिंसिपल्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल इज वी हैव टू एक्सेप्ट द पेशेंट एज इट इज, लाइक इन द कंडीशन पेशेंट इज कमिंग वी हैव टू मेंटेन दैट कंडीशन, वी हैव नॉट टू चेंज पेशेंट। तो हमें इसमें पढ़ना है प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। थर्ड वन इज असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। This topic is important for the theory basis as well as practical basis also, because in practical basis we have to assess the condition of the patient. In this it includes history taking, mental status examination, mini mental status examination, various procedures are there to assess the mental health of the patient. तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें और भी टेस्ट आते हैं जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूज़ करे जाते हैं पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए। Fourth unit is therapeutic communication and nurse-patient relationship. This is the most important topic throughout the nursing. Not only in psychiatric health nursing, it is important for doing nursing in all aspects. Right? We have to maintain the therapeutic relationship with patient as well as doctor, because nursing is a collaborative work. It cannot be done by a particular person. So we have to maintain the relationship with as every member who is coming in contact in the hospital with us. तो इसमें हम पढ़ेंगे therapeutic communication एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें दो चीजें आती हैं। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? थेरेपेटिक मीन्स रिलेटिव ट्रीटमेंट एंड कम्युनिकेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल्स। तो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कैसे डॉक्टर और नर्स मिलकर आपस में बात करके पेशेंट के साथ में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दैट कम्स अंडर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मीन्स नर्स का और पेशेंट का रिलेशनशिप कैसा है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होगा, ये डिपेंड करता है नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि जितना अच्छा नर्स पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बनाएगा उतना ही अच्छे तरीके से पेशेंट अपने प्रॉब्लम शेयर करेगा नर्स के साथ में। बिकॉज 24 घंटे नर्स पेशेंट के साथ में होती है, डॉक्टर्स राउंड पे आके चले जाते हैं। तो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू मेंटेन द प्रॉपर रिलेशनशिप विद द पेशेंट एज वेल एज अटेंडर ऑल्सो। फिफ्थ यूनिट इज अबाउट ट्रीटमेंट एंड मॉडलिटीज थेरेपीज यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर। अभी तक हमने 4 यूनिट में ये देखा। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि कैसे साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग डेवलप हुई या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, और बेसिकली जो जो बेसिक थिंग है जैसे प्रिंसिपल्स हो गए या फिर हम कैसे वर्क करते हैं, नर्स वर्क करती है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, वो सारी चीजें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में। सेकेंड में प्रिंसिपल्स देखेंगे, थर्ड में एसेस हमने कर लिया, और फोर्थ में हमने उसके साथ में रिलेशनशिप तक हम आगे न पेशेंट के साथ में हमें कैसे रिलेशनशिप बनानी है, कैसे हम उससे बात करेंगे, यहाँ तक हम फोर्थ तक आ गए। फिफ्थ यूनिट से शुरू होता है आपका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। लाइक ट्रीटमेंट में जैसे ड्रग्स हो गई आपकी, कैसे कैसे ड्रग्स हैं या फिर अदर थेरेपीज हैं, लाइक वेरियस थेरेपीज, ईसीटी है, और भी जो भी प्रोसीजर है जिनके थ्रू हम मेंटल इलनेस को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट में। लाइक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड थेरेपीज यूज, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड थेरेपीज। थेरेपीज इंक्लूड ऑल दोज प्रोसीजर विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी फार्माकोलॉजिकल एजेंट। और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में आपकी ड्रग्स भी आ जाएंगी एज वेल एज अदर थिंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द थेरेपेटिक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। नेक्स्ट यूनिट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, अप टू दीज यूनिट, these are the basic unit but very important unit throughout the psychiatric syllabus.
बट यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, ये है एक यूनिट बट हम इसको एज अ टॉपिक कवर कर सकते हैं। सपोज 6 यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोट्रिक डिसऑर्डर। जैसे सिजोफ्रेनिया हमें पता है क्या होता है, पेशेंट का थिंकिंग डिसऑर्डर्ड हो जाती है पर्टिकुलरली, और पेशेंट जो होता है एक रियलिटी में नहीं रहता है। वी कैन नॉट से इट इज फैंटेसी, बट सिजोफ्रेनिया में पेशेंट नॉर्मली थिंक नहीं कर पाता है, जैसे कोई वो ऑब्जर्व गलत करता है कोई भी चीज को, दैट इज सिजोफ्रेनिया। तो हम इसमें पेशेंट सिजोफ्रेनिया, इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इटियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर इटियोलॉजी पढ़ने के बाद हम इसका सिम्टम्स भी पढ़ेंगे और इसका ड्रग्स पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आगे की जितने भी यूनिट्स हैं हम इनको एक टॉपिक समझ के कवर कर सकते हैं। लाइक सिजोफ्रेनिया है, अब इनका ऑर्डर सेम रहता है, जैसे हम लोग MSN में पढ़ते थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, कोई भी डिजीज कंडीशन उसका डेफिनेशन पढ़ा, इटियोलॉजी पढ़ा, कॉजेज पढ़ा और उसका सिम्टम्स पढ़ा, ट्रीटमेंट पढ़ा, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा, हमारा पूरा कवर हो गया। इन सेम पे हम सिजोफ्रेनिया पढ़ते हैं। सपोज सिजोफ्रेनिया हमने डेफिनेशन देख ली कि लाइक इट इज अ डिसऑर्डर्ड थिंकिंग इन विच patient ability of thinking get disordered completely, in which he is not able to think properly what he is observing in the nature, that is schizophrenia। तो सेम वे अब अदर यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं, कहते हैं मूड मेरा खराब हो गया या मूड बहुत हैप्पी है। तो मूड डिसऑर्डर क्या होता है, कहते हैं कि दिमाग सही नहीं है इनका, मीन्स आपका इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज मूड डिसऑर्डर। आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत सैड हो जाते हो, प्रॉपरली कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट नहीं करते हो, दैट कम्स मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर मेनली इंक्लूड करते हैं आपका मैनिया या फिर डिप्रेशन या बाइपोलर, जिसमें कि दोनों ही चीजें होती हैं। एक होता है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया में क्या होता है कि एपिसोड ऑफ डिप्रेशन एज वेल एज मैनिया आते हैं। ओके, 8th यूनिट है आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या है, सेम हम पढ़ते आ रहे हैं। 6th यूनिट में सिजोफ्रेनिया था, 7th में मूड आया और 8th में आपकी न्यूरोटिक है, स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। लाइक सोमेटाइजेशन मीन्स सेंस, लाइक फोबिया, वेरियस फोबिया हम लोगों ने पढ़े कि मतलब डर लगता है किसी पर्टिकुलर चीज से, और स्ट्रेस रिलेटेड जैसे एंजाइटी हो गई, बीजा होता है कि एंजाइटी ओवर एंजाइटी लोग को जाती है, स्ट्रेस की वजह से वो बिल्कुल डिप्राइव कर जाते हैं सोसाइटी से। दीज आर डिसऑर्डर विल ट्रीट इन 8th यूनिट, न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। 9th यूनिट है आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। I think this is the most common disorder that we are getting in our society right nowadays. Most common is alcoholism. We all know that. Substance abuse होता क्या एक्चुअली? Substance एक पर्टिकुलर यूज के लिए बनाया जाता है, वरना उसको बनाते ही ना अगर वो बेनिफिशियल ना होता। बट अप टू अ लिमिट ठीक है, बट आफ्टर दैट व्हेन यू आर एक्सीडिंग दैट लिमिट इट इज कॉल्ड एज अब्यूज। आप कोई भी चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अब्यूज। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिट, एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रीटमेंट में, बट उसको जब हम अलग तरीके से यूज करने लगते हैं, उसको एक्सेसिव लेते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, दैट इज कॉल्ड एज अब्यूज। मॉर्फिन है, उसको ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में यूज किया जाता है, बट अगर मॉर्फिन का हम एक्सेसिव यूज करेंगे या फिर बिना जरूरत के यूज करेंगे, दैट विल कम अंडर अब्यूज डिसऑर्डर, लाइक मेनली इज एल्कोहलिज्म। नेक्स्ट यूनिट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनालिटी, सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं और ईटिंग डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं वो अपने बॉडी साइज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। जैसे कोई अगर उसका ओबेस है तो वो क्या सोचेगा कि हम कम से कम खाएं जिससे कि हमारी बॉडी जो होती है कम गेन करेगी, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो एक्सरसाइज के थ्रू या और भी बहुत सारे तरीके हैं, इससे आप ईटिंग को स्किप मत करिएगा। ईटिंग डिसऑर्डर आजकल क्या है, मेनली दो होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक में एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, पेशेंट सोचता है कि मतलब मैं कम खाऊं जिसकी वजह से मेरी बॉडी गेन नहीं करेगी, तो पेशेंट अपना जो है मील स्किप करने लगता है, जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, डाइटिंग फॉलो करते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, पेशेंट सोचता है यार खा तो लें, बट हम ऐसा करते हैं डाइजेस्ट होने से पहले ही वॉमिट कर देते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग, जिसकी वजह से बॉडी गेन नहीं कर पाएगी, और जो कि जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है, इसोफेगाइटिस हो जाती है, GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो जाती है, क्योंकि इंसान फिंगर डाल के तक वॉमिटिंग इंड्यूस करता है या वॉमिटिंग इंड्यूसिंग एजेंट्स ले लेता है कि जिससे कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो लगेगा नहीं, बट उसकी वजह से और सारी दिक्कत होती है और बॉडी भी वैसी की वैसी ही रहती है। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, स्पेशली यंग एज फीमेल्स में, जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। आप आज के टाइम पे सारे लोग को इन्फॉर्मेशन है अपनी बॉडी के बारे में, और फिर भी हम लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अलग है या बहुत अजीब है, वो हम लोग बोलते हैं एसेस करने के
एक दूसरे को जज कर लेते कि इसकी पर्सनालिटी में क्या एबनॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बिल्कुल डिप्राइव है, सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, या फिर कोई इंसान मतलब बहुत ज़्यादा ही बात करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो पर्सनालिटी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं हमारे। तो ये सारे पर्सनालिटी सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉलो करें, आप इसके अंडर में बहुत सारे थेरेपी ले सकते हैं, या फिर आप मोटिवेशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अगर सपोज कोई बहुत निगेटिविटी डेवलप है उसकी पर्सनालिटी के अंदर, तो आप मोटिवेशनल पॉजिटिव थॉट्स बहुत सारी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं आप थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट लो, ऑल्दो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट इज गिवन इन ऑल दो डिसऑर्डर, बट वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द थेरेपीज, नॉट टू द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, so that they may not have any adverse effect on our body and we will maintain our body proper. Next unit is 11th unit, nursing management of patient with childhood adolescent disorder including mental deficiency. Nowadays mental retardation is also very common because it may be genetic also and it may be also developed after getting birth. मेंटल रिटार्डेशन डिपेंड करती है कि हमारे मेंटल कैपेबिलिटी डिसाइड करती है हमारी मेंटल रिटार्डेशन क्या है। मेंटली जो हमारे एक माइलस्टोन्स हैं अचीवमेंट के, जो कि हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं, माइलस्टोन डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से अगर कोई बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेशन। सपोज 5th क्लास का बच्चा, उसको पेंसिल पकड़ने नहीं आ रही, दैट मे बी कॉल्ड एज मेंटल डिसऑर्डर। एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर लाइक एनेरिज्म, पेशेंट बच्चा 5 साल का है, बेड पे यूरिन पास कर रहा है, इनकॉर्पोरेसिस, एन्यूरेसिस, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्डहुड डिसऑर्डर। 12th यूनिट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, because organic brain disorder affects very badly in comparison to other disorder that we have discussed above. Like organic brain disorder mainly include delirium, dementia, delusion, illusion. तो इसमें क्या है कि हमारी बहुत जल्दी मेमोरी लॉस होती है या फिर हम प्रॉपरली नहीं सोच पाते हैं, लाइक इल्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि कोई चीज़ है, कोई स्टिमुलाई हमें फॉलो कर रही है, ऐसा नहीं होता है, हम रस्सी को सांप ऑब्जर्व करने लगते हैं। ये सारे डिसऑर्डर आते हैं इसमें ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में। नेक्स्ट इज साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। सबसे पहले हमें समझना होगा इमरजेंसी और क्राइसिस में डिफरेंस कहाँ पे है। व्हाट इज इमरजेंसी? एवरीवन नोज, लाइक इमरजेंसी ब्रेक हमारी गाड़ी में होते हैं। इमरजेंसी ब्रेक क्या है? कोई भी चीज़ एकदम से सामने से आ गई तो हमने दैट टाइम पैनिक सिचुएशन में हम ब्रेकिंग जो करते हैं उसे इमरजेंसी बोलते हैं। तो सेम बेस साइकेट्रिक में क्या है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट की एकदम से इल हो सकता है मेंटली, उसको इमरजेंसी बोलेंगे। सपोज किसी के स्पाउस का एकदम से डेथ हो गया सडनली, वो अनएक्सपेक्टेड वे में, तो वो इमरजेंसी हो गया। किसी मदर के लिए उसके मतलब बच्चे का डेथ हो जाना एकदम से ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे उसका मेंटल इलनेस डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा और जो कि पहले से एक्सपेक्टेड नहीं है, दैट इज इमरजेंसी। और क्राइसिस क्या है? किसी भी लॉस, एक सडन लॉस होने की वजह से जो सिचुएशन है और इमोशनल डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्राइसिस। इमरजेंसी और क्राइसिस का एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कि कोई भी फीमेल है और वो नॉर्मली अपने घर पे है और उसको सडनली पता लगता है कि उसका स्पाउस का डेथ हो गया, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो इमरजेंसी हो गई, बट उस डिस्टर्बेंस की वजह से अगर उसको मेंटल इलनेस हो रही है, वो प्रॉपर नहीं रिएक्ट कर रही है, प्रॉपर रिएक्शन वहाँ पे क्या इंसान एक्सपेक्ट करता है कि वो रोएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना बड़ा दिक्कत होने के बाद भी नहीं रो पाते हैं। दैट इज समथिंग एबनॉर्मल एंड दैट मे बी रिलेटेड टू द क्राइसिस। क्राइसिस के बहुत सारे इंटरवेंशन भी हैं, लाइक डिनायल। पहले इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, फिर धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, फिर उससे रिकवर करते हैं, तो दैट इज क्राइसिस इंटरवेंशन। फिर आता है 14th, लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या है? लीगल मीन्स क्या होता है? एनीथिंग विच इज समहाउ रिलेटेड विद रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ। जहाँ पे लॉस का हम इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे लीगल वर्ड यूज़ करा जाता है, लाइक एडवोकेसी होती है, तो उसमें आता है लीगल। तो सेम चीज़ यहाँ पे लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर ऑल्सो। लाइक इफ सपोज समबडी इज अ मेंटल पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट, तो क्या होगा? वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है नर्स की, उस पेशेंट के राइट्स को बचा के रखना। पेरेंट्स की बनती है उनके, बट मेंटल हेल्थ नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। सपोज मेंटल हेल्थ नर्स का एक रोल बहुत बड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेसी। एडवोकेसी में क्या होता है? क्योंकि वो उसके जितने भी राइट्स होते हैं, लाइक उसकी प्रॉपर्टी को लेकर, अगर कोई सपोज कोई पेशेंट है जो कि मेंटली इल है और उसके पास प्रॉपर्टी है, तो जुडिशियल इंक्विजिशन मेनली मेंटेन बाय द मेंटल हेल्थ नर्स ऑल्सो।
There is an advocate for judicial inquisition of the mental health patient, but that is governed by the mental health nurse. लीगल इश्यूज में क्या आता है, मेंटल हेल्थ एक्ट आता है, इंडियन रेजिडेंसी एक्ट आता है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी आती है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आता है, और कैसे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम इनको कैसे रन करेंगे, क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे पेशेंट को केयर होनी चाहिए, दैट ऑल कम्स इन द मेंटल हेल्थ नर्सिंग. लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, लाइक बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मेंटली इल पेशेंट्स का. बहुत जगह हम देखते हैं रेप विक्टिम्स होती हैं जिनका मेंटली इल होता है और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं. तो उसको सबको बचाने के लिए लीगल इश्यूज को भी एड्रेस किया गया इस सिलेबस में कि कैसे साइकेट्रिक हेल्थ नर्स पेशेंट के राइट्स को भी बचाए. ट्रीटमेंट वी आर प्रोवाइडिंग वेरी वेल, बट वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द पेशेंट ऑल्सो. वी हैव टू रिस्पेक्ट द पेशेंट. If somebody is not doing so, then there is a legal laws and regulation which have to followed while giving care to the mental health patient. Next one is community mental health nursing. अब क्या होता है, पहले क्या था, मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा देखते थे कि मतलब अगर कोई मेंटली इल है तो उसको पागल बोल दिया. नॉट एवरी मेंटली इल पर्सन इज नॉट अ वी कैन से मैड. मेंटली पेशेंट मेड नहीं है, उसको किसी को भी मेंटल इलनेस हो सकती है. हम देखते हैं बहुत सारे IAS IPS बहुत सारे होते हैं, उनको मेंटल इलनेस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड इट्स अ नेचुरल थिंग ऑल्सो, एंड पर्सन कैन रिकवर इट ऑल्सो इफ दे आर एक्सप्लोरिंग दैट प्रॉब्लम. अगर हम हाइड करेंगे तो कैसे पता चलेगा. लेकिन फिर भी अभी बहुत से हमारा जो कम्युनिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज क्या होता है, लोग बताने से हिचकिचाते हैं कि हमारे बच्चे को मेंटल इलनेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको मेंटल इलनेस वो एज अ स्टिग्मा एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम ऐसा बताएंगे तो लोग हमारे मजाक बनाएंगे, इनका बच्चा पागल है. बल्कि ऐसा नहीं है. तो क्या बन जाता है, कम्युनिटी मीन्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया टुगेदर विद अ कॉमन पर्पस, दैट इज कम्युनिटी. अगर कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में रह रहे हैं, पर्टिकुलर पर्पस शेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में रहकर, तो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी. और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस वेरी वेल. तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स क्या जाके ऐसे मतलब नर्स जाती है कम्युनिटी में. लाइक आई एम ऑल्सो अ CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. माई वर्क इज टू वर्क विद द कम्युनिटी पीपल्स. In same way, mental health work, how it works in community, like they are going with in the community, providing health education to the people regarding mental illness and sharing the information about early symptoms of mental illness. And community mental health nursing includes going to the community and visited by the mental health nurse and providing information to the people regarding mental health nursing and mental health and how to maintain the mental health and detecting the early symptoms in the patient who are having the mental illness. That is community mental health nursing. So this is all about the syllabus. हम बहुत समराइज एक बार कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन में हम मेनली हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट को पढ़ेंगे. इसमें मेन टॉपिक्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है और रूल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स. रोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग्स लाइक इन टीचिंग, इन एडवोकेसी, देयर आर वेरियस रोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स. और फिर हम इसमें पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्स टीम कैसे होती है. सेकंड यूनिट है प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग. हम इसमें प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रिंसिपल क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर और वाइवा में भी पूछे जाते हैं. असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये एग्जाम पर्पस से नहीं बट आपके थ्योरेटिकल पर्पस, आपके वाइवा के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हिस्ट्री टेकिंग है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है. आप लोग फाइल रेडी कर रहे होंगे तो उसमें आप लोग यूज भी कर रहे होंगे. फिर है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ये भी इसमें जौहरी विंडो एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में, मेरे भी एग्जाम में आया था. तो आप थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में ये देखेंगे कि कैसे नर्स अपने पेशेंट के साथ में, अपने डॉक्टर्स के साथ में कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करती है. फिर है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड थेरेपेटिक थेरेपीज यूज इन मेंटल डिसऑर्डर. फिर इसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे पूरे थेरेपीज का जो कि यूज़ करी जाती हैं मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में, और जो भी हमारे ड्रग्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं इसको हम पढ़ेंगे इसमें. ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड थेरेपीज यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर. फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी ऑल नो. क्वेश्चन थ्योरी में भी आता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है. सिजोफ्रेनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है ये थ्योरी में. फिर है 7 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर. इसमें मैनिया है, बाइपोलर है, ये चीज़ें 2-2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं. फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर. इसमें फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन है, इसमें अल्कोहलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनालिटी सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर. इसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा पूछ लेते हैं. या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर या थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी 5 मार्क्स में भी आ जाता है.
फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद चाइल्डहुड एडोलेसेंट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटल डिफिशियंसी। अब इसमें मतलब मेंटल डिफिशियंसी में इसमें आपके मेंटल रिटार्डेशन पूछ देते हैं और उसका ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, इसमें 12th यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है डिलेरियम एंड डिमेंशिया। फिर साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्राइसिस, जो कि बहुत ज़्यादा आता है। और साइकेट्रिक इमरजेंसी एक बेसिकली कंबाइन करके पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में कभी कभार कि साइकेट्रिक इमरजेंसीज क्या है, बट कंपैरिजन में क्राइसिस इंटरवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ एक्ट इसके अंदर, जो कि क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी। फिर है 15 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको एज अ ओवरव्यू पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्स के रोल क्या है कम्युनिटी में वो हमको बेसिकली क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी नर्स अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। दैट इज ऑल अबाउट द सिलेबस, होप यू ऑल गेट इट, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड hit the bell icon so you can get update on all the videos coming on our channel. So stay tuned. जय हिंद, जय भारत।